नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। बता दें, दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने कंझावाला इलाके में चल रही फैक्ट्रियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। डीपीसीसी ने 31 दिसंबर से कंझावाला क्षेत्र में सैकड़ों औद्योगिक यूनिट्स को सील करने के नोटिस जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 400 फैक्ट्रियों को नोटिस भेजे गए हैं जो बिना अवैध अनुमति के संचालित हो रही। वहीं कंझावाला इंडस्ट्रियल एरिया वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रोहित कुमार ने इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि एसोसिएशन ने आदेश पर पुनर्विचार की मांग करते हुए पर्यावरण मंत्री माजेंद्र सिंह सिरसा और डीपीसीसी अधिकारियों को पत्र लिखा। इस बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में हल्की राहत दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रविवार को दिल्ली का AQI 291 रहा, जो खराब श्रेणी में आता है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि हवाओं की रफ्तार कम होने के कारण अगले 3 दिनों में प्रदूषण का स्तर फिर से बेहद खराब श्रेणी में जा सकता है। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कमर कस ली है। बता दें, शहर में हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और इसी के तहत बिना सत्यापन के किराएदार और घरेलू सहायक रखने वालों को मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा मकान मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं और यह अभियान अभी जारी है। पुलिस ने दिल्ली के सभी अहम और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बल बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही शहर में रह रहे किराएदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन तेज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बिना सत्यापन किसी को रखने से न सिर्फ कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि इससे शहर की सुरक्षा में भी खतरा पैदा हो सकता है। बाहरी दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया है कि 2025 में अब तक बाहरी जिले में 897 किराएदारों और 18,000 से ज्यादा घरेलू सहायकों का सत्यापन किया गया। वहीं बिना सत्यापन के लोगों को रखने वाले 482 मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें, पूरे दिल्ली में अब तक करीब 2.30 लाख किराएदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस ने आंखें और कान अभियान भी शुरू किया। इसके तहत RWA बाजार संघों और आम लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। बता दें, दिल्ली के शालीमार बाग में आम आदमी पार्टी की नेता रचना यादव की हत्या ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शनिवार को रचना यादव को सिर में गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस को संदेह है कि यह हत्या 2023 में उनके पति विजेंद्र यादव की हत्या से जुड़ी हो सकती है। रचना यादव उस मामले में मुख्य गवाह थी और अभियोजन पक्ष के लिए उनकी गवाही बेहद अहम थी। घटना के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा में हुई यह वारदात सरकार की नाकामी का सबूत है। पुलिस के मुताबिक हमलावर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। उनका साथी घटनास्थल के पास दिल्ली नंबर की स्पोर्ट्स बाइक पर इंतजार कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। ये आज 11 बजे एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली मार दी है, जिसमें ये पाया गया कि रचना यादव एक लेडी है जो यहीं रहती है शालीमार बाग में। ये किसी के यहाँ से पड़ोस से आ रही थी, तो जैसे कि आपने मौके पे अभी देख लिया है, यहाँ पे इसको किसी ने सिर में एक गोली मारी है, जिसमें ये इसकी डेथ हो गई है। इस केस की बैकग्राउंड कुछ भलसवा गांव से रिलेटेड है। ये वहाँ की रहने वाली है और वहाँ पे इसके पति जिनका नाम विजेंद्र यादव है, उनकी शायद 2023 में या 22 में मर्डर हुआ था। उस केस की डिटेल्स हम अभी निकाल रहे हैं। उससे रिलेटेड लगता है कि कोई पर्सनल एनिमिटी या इनका पारिवारिक झगड़ा है भलसवा गांव का। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में ठंड ने लोगों की कपकपी बढ़ा दी है और इस बार सर्दी ने 13 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी के पालम इलाके में न्यूनतम तापमान गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो बीते 13 वर्षों में सबसे कम है। वहीं
आया नगर दिल्ली का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां पारा 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक पालम में इससे पहले 7 जनवरी 2013 को इतना कम तापमान दर्ज हुआ था, जबकि अब तक का सबसे कम तापमान 1967 में -2.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। मौजूदा हालात ने एक बार फिर दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया और सिर्फ पालम ही नहीं, रीज इलाके में तापमान 3.7 डिग्री और लोधी रोड पर 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और चेतावनी दी है कि मंगलवार तक शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि ठंड के साथ घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है, जिससे दृश्यता और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। डॉक्टरों ने बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। वहीं अगली खबर गाजियाबाद से है। बता दें, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की वेव सिटी थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें, पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिलें, स्कूटी, कटे हुए वाहन, पुर्जे और वारदात में इस्तेमाल की गई टाटा एस बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक 12 जनवरी 2026 को चेकिंग और मैनुअल इनपुट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोविंद, नदीम, समद और शाबुद्दीन के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि वो गाजियाबाद और आसपास के इलाकों से 2 पहिया वाहन चोरी करते थे और बाद में उन्हें काटकर उनके पुर्जे अलग अलग जगहों पर बेच देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। पिछले कुछ समय से यहाँ अचानक से वेव सिटी थाना एरिया में काफ़ी चोरी बढ़ गई थी बाइकों की। तो इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा थाना वेव सिटी में कई टीमों का गठन किया गया था और इसी क्रम में 7/1/2026 को भी एक वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी का CCTV फुटेज अवलोकन किया गया और मुखबिर की सूचना इत्यादि से इन 4 अभियुक्तों को आज 12/1/2026 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें किस तरीके से ये लोग चोरी करते थे वो भी पूरी बात सामने आ गई है और कैसे एक से दूसरे पर्सन को ये बेचते थे, तो वो पूरी चीज़ें आज खुलकर सामने आ गई हैं। इसमें 4 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें से नदीम, समद और शाहरुख, ये तीनों मसूरी क्षेत्र के रहने वाले हैं और गोविंद क्रॉसिंग रिपब्लिक का रहने वाला है और इनके पास से एक छोटा हाथी, जिससे ये इन ऐसे घटनाओं को अंजाम देते थे। 3 बाइक, 1 स्कूटी और एक बोरे में 3 बाइकों के अलग अलग पार्ट्स बरामद हुए हैं। क्या इनका पुराना इतिहास रहा है? इसमें इन लोगों के खिलाफ पहले भी मुकदमे हैं। जो इसमें मेन चोर है समद, इसका जो है आपराधिक इतिहास भी है और इसने सबसे पहले 80,000 रुपये चोरी करने के मुकदमे में ये हमारे थाने से जेल भी जा चुका है। अब तक कितनी चोरी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं लोग? ये कई साल से चोरी कर रहा है, तो इसलिए इसने काफ़ी मतलब घटनाएं कारित की हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सेक्टर 63 थाना क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां चाचा भतीजे ने बीच गोलीबारी हो गई। इसमें वहीं गुस्से में आए भतीजे ने अवैध पिस्टल से अपने ही चाचा पर फायरिंग कर दिया। इस दौरान गोली लगने से एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भतीजा मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद शराब के नशे में हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। अगली खबर नोएडा से है, जहां बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यूपी सरकार की OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट योजना जमीन पर असर दिखा रहा। यह योजना 40 साल में पहली बार लाई गई, जिसका पहला फेज 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला। बता दें, योजना को 3 फेज में फरवरी तक लागू किया जाएगा। जिले में
48,645 उपभोक्ताओं पर 192 करोड़ रुपए का बिजली बकाया था। पहले फेज में 16,542 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और करीब 35 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। बिजली चोरी के 11,088 मामलों में से 1,800 लोगों ने योजना का लाभ लेते हुए 5 करोड़ रुपए जमा किए। वहीं ऐसे 7,429 उपभोक्ताओं भी थे जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद कभी भुगतान नहीं किया था, जिनमें से 1665 लोगों ने 5 करोड़ रुपए जमा किए। फिलहाल जिले में 65% बकायेदारों ने भुगतान नहीं किया है। दादरी, ग्रेटर नोएडा और जेवर में सबसे ज्यादा बकायेदार हैं। बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और कॉल कर ओटीएस योजना का लाभ लेने की अपील की जा रही है। इस बार जो है, जो लोग हमारे ऐसे उपभोक्ता थे जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया था या लंबे समय से भुगतान नहीं किया था 31 मार्च के बाद, उनके लिए सरकार एक स्पेशल स्कीम इस बार लाई थी, बिजली बिल राहत योजना। और ऐसी स्कीम पहले पिछले 40 साल में कभी नहीं आई, क्योंकि इनकी जितनी भी स्कीम आती थी उसमें हम केवल ब्याज पर छूट दिया करते थे। पहली बार शासन ने एक ऐसी स्कीम लाया जिसमें ब्याज पर 100% माफ था था। उसके अलावा चरणबद्ध जो है मूल बकाये में भी छूट दी गई थी। इसको 3 चरणों में लागू किया गया था। 1 दिसंबर से 31 दिसंबर प्रथम चरण, इसमें ब्याज पे पूरी छूट थी और मूल बकाये पर 25% की छूट थी। उसके बाद फिर एक द्वितीय चरण लाया गया, जिस द्वितीय चरण में भी जो है 100% ब्याज पे छूट थी, लेकिन मूल पे 20% की छूट थी। वो जो हमारा प्रथम फेज था वो हमारा पूरा हो गया। प्रथम फेज में हमारे यहाँ नोएडा में इस श्रेणी के जो लंबे वाले बकायेदार थे वो कुल 48,645 कंज्यूमर थे, जिन पे 192 करोड़ का मूल बकाया था और 120 करोड़ का सरचार्ज था। और इसमें अभी तक प्रथम फेज में 16,542 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के इस योजना का लाभ लिया। इस बार जो है, जो लोग हमारे ऐसे उपभोक्ता थे। वहीं गाजियाबाद से इस वक्त एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां पुलिस की एसओजी टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें, विजयनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छात्र पुलिस पर धमकी और रिश्वत मांगने जैसा संगीन आरोप लगा रहा। वीडियो में खुद को ऋतिक बताने वाला युवक कह रहा है कि वह एक छात्र है और निर्दोष होने के बावजूद एसओजी विजयनगर टीम के कुछ सदस्यों ने उसे डराया धमकाया। ऋतिक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उस पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और यहां तक कि एनकाउंटर कराने की धमकी दी। इतना ही नहीं, छात्रा का दावा है कि पूरे मामले को सेट करने के नाम पर उससे 50,000 रुपए की रिश्वत मांगेंगे। वीडियो में ऋतिक भावुक अंदाज में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाता नजर आ रहा। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों में आक्रोश और एसओजी टीम की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। अब देखना होगा कि वीडियो की जांच के बाद सच्चाई क्या सामने आती है। गाजियाबाद विजयनगर थाना एसओजी टीम के फरसान, सुशील, मंजीत, एक प्राइवेट नाम का राहुल नाम का लड़का मेरे को नाजायज परेशान कर रहे हैं। मेरे को बोल रहे हैं कि 50,000 रुपये ला कर दे दे, नहीं तो तेरे को जेल भेज देंगे। मेरी मम्मी अधिकतर एडमिट रहती है, बीमार रहती है, बाल गिरा तुमसे। और जी पापा मेरे मजदूरी करते हैं 400-500 रुपये की, और डिमांड कर रहे हैं कि तू 50,000 रुपये ला दे दे, नहीं तो तेरा एनकाउंटर कर देंगे। मैं गाजियाबाद विजयनगर पुलिस से अनुरोध करूँगा कि मेरे को इनसे बचाए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। मैं पढ़ता हूँ, 12वीं क्लास करी है। मेरे को इनसे। वहीं गाजियाबाद के थाना वेब सिटी क्षेत्र के डासना इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी सौतेली मां ने मासूम बच्ची की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और सौतेली मां और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, थाना वेब सिटी अंतर्गत डासना क्षेत्र में सौतेली मां की क्रूरता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि सौतेली मां ने घरेलू विवाद के चलते बच्ची की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में बच्ची के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सौतेली मां और बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस का
का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा। अगली खबर गाजियाबाद से है। बता दें, गाजियाबाद के एक होटल में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पुरुष मित्र ने की थी। आरोपी का बयान भी सामने आया है जिसमें उसने वारदात की पूरी कहानी बयां की। आरोपी प्रवीण के मुताबिक उसने और उसकी महिला मित्र ने होटल के कमरे में शराब पी थी। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गई। आरोपी ने गुस्से में महिला की बेरहमी से पिटाई की जिसके बाद दोनों सो गए। सुबह जब आरोपी की नींद खुली तो उसने देखा कि महिला मृत अवस्था में कमरे में पड़ी थी। पुलिस का कहना है कि महिला की बॉडी जब अस्पताल ले जाई गई तो डॉक्टरों ने जांच में शरीर पर कई जगह गंभीर फ्रैक्चर पाए। अत्यधिक चोट और दर्द के कारण देर रात महिला की मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुदा थी लेकिन पति की मौत के बाद उसकी पहचान तलाकशुदा प्रवीण से हुई थी। दोस्ती प्यार में बदली और उसी प्यार का अंत एक दर्दनाक हत्या के रूप में हुआ। दिनांक 11/1/2026 समय लगभग 7:15 बजे सुबह पीआरवी द्वारा थाना सिहानी गेट पर सूचना प्राप्त हुई कि एक कॉलर ने बताया कि वह उसकी महिला मित्र एक होटल में रुके थे और सुबह उसकी महिला मित्र उठी नहीं। इस जानकारी पर थाना सिहानी गेट की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जानकारी करने से पता चला कि कॉलर का नाम प्रवीण पुत्र बालचंद्र निवासी सेवानगर, वह आरती पत्नी स्वर्गीय रोहित कुमार निवासी कोट गांव रात्रि 10 बजे 10/1/2026 को होटल रॉयल किंग पटेल नगर में रुके थे और सुबह उसकी महिला मित्र उठी नहीं। शव को पुलिस ने तुरंत कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बॉडी पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए। प्रवीण से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दोनों नशे की हालत में थे रात में और किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ जिस पर इसने पीट कर उसकी हत्या कर दी। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद आज गाजियाबाद पहुंचे जहां उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार नाम बदलने या योजना खत्म करने से जनता की जरूरतें खत्म नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार के आरोपों पर पलटवार करते हुए सलमान खुर्शीद ने सवाल किया कि कांग्रेस ने कहां भ्रष्टाचार किया, ये बीजेपी साफ साफ बताए। उन्होंने कहा कि पूरे देश और समाज को एक साथ कटघरे में खड़ा करना गलत है। चुनावी रोल से नाम कटने के मुद्दे पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि जानबूझकर नाम काटना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा है कि जब देश की सेवा कर चुके पूर्व नेवी चीफ का नाम कट सकता है तो आम नागरिक की सुरक्षा क्या है। दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और अमर खालिद की जमानत पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज नहीं की बल्कि समय दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने भगवान राम का नहीं बल्कि बीजेपी के न्योतों का बहिष्कार किया था। पत्रकार बंधुगण, आप लोगों का स्वागत है। बहुत लंबे समय बाद मुझे ये एक अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आप अपने साथियों के बीच में यहाँ गाजियाबाद में आप सबको यहाँ पर आपका स्वागत कर सकूं और आपसे ये वार्ता कर सकूं। जो हमको आदेश हुआ है, जो पार्टी का संकल्प है, वो इस समय एक बहुत गंभीर समस्या को लेकर आम जनता तक, एक एक घर तक, हर गांव में, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में अपने संदेश को पहुंचाना है, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी का संदेश नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आज अगर हम जिन मुद्दों को लेकर आपके सामने आए हैं, उन मुद्दों पर हम लोग अगर मजबूती से खड़े होकर जनता को समझा नहीं पाएंगे और जनता की बात को समझ नहीं पाएंगे, उनके विचारों को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो बहुत बड़ी क्षति लोकतांत्रिक व्यवस्था को होगी
और इसके परिणाम दूरगामी होंगे और किस किस को आने वाले समय में, किन पीढ़ियों को आने वाले समय में इसको भुगतना पड़े और इसका खामियाजा भुगतना पड़े। वहीं ग्रेटर नोएडा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर होंडा सिटी कार सवार दो सगे भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। हादसा देर रात नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के 0 पॉइंट के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई बोलेरो गाड़ी में सफर कर रहे थे। रास्ते में डीजल खत्म होने पर वे गाड़ी किनारे खड़ी कर डीजल डाल रहे थे, तभी तेज रफ्तार होंडा सिटी कार ने उन्हें कुचल दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी कब्जे में ले लिया। उधर हादसे से आक्रोशित मृतकों के परिजनों ने पुलिस चौकी का घेराव कर न्याय की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।